व्यायाम के फायदे जानने के बाद भी लोग व्यायाम करना टाल क्यों जाते हैं? आप कहेंगे इच्छा नहीं होती, लेकिन विज्ञान की माने तो व्यायाम करने या ना करने के लिए हमारी आंतों के बैक्टीरिया भी जिम्मेदार हैं। अब विज्ञान के चमत्कारों से कौन इनकार कर सकता है, जिसने ऐसी तकनीक दे दी है जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस को इस्तेमाल लायक प्लास्टिक में बदल देगी। विज्ञान के विकास का कोई हिस्सा कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब आरी को ही ले लीजिए, इसका इतिहास भी काफी रोमांचक है। ये सारी जानकारी हमारे आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी आंतों के सूक्ष्म जीव हमें एक्सरसाइज करने के लिए उकसाते हैं। जानेंगे कैसे वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो प्लास्टिक बनाने के काम आ सकती है, और एक ऐसे औजार के इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे जिसका इस्तेमाल लकड़ी या धातु को काटने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारियों का ये रोमांचक सफर। जैसे जैसे मौसम का तापमान गिर रहा है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर का आलस्य भी बढ़ रहा है, और यही आलस्य की भावना हमें बिस्तर से निकालकर एक्सरसाइज करने से रोक रही है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज करने या ना करने के पीछे केवल आपका मन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपकी आंतों की बैक्टीरिया भी जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए जानते हैं हाल ही में हुए इस दिलचस्प शोध के बारे में। व्यायाम करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, और ठंड के मौसम में तो व्यायाम करने से हम तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। आखिर ठंड में रजाई से बाहर निकलकर व्यायाम करना चाहता कौन है? लेकिन अगर आपके आंतों की कुछ बैक्टीरिया इस ठंड में भी आपको व्यायाम करने के लिए मजबूर कर दें तो? हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि व्यायाम करने की इच्छा या अनिच्छा के पीछे हमारी आंतों के सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। शोधकर्ताओं ने विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पादित अणुओं को लेकर चूहों पर अपना अध्ययन किया। ये अणु मस्तिष्क से संवाद करके चूहों में दौड़ने की इच्छा जगाते हैं। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने फुर्तीले और आलसी चूहों का अध्ययन किया और उनके चलने की उनकी इच्छा का अंतर देखा। अध्ययन में पाया गया कि कुछ चूहों ने कई किलोमीटर की दौड़ लगाई, जबकि अन्य चूहे मुश्किल से कुछ कदम ही चले। इसके बाद वैज्ञानिकों ने फुर्तीले चूहों की आंतों के बैक्टीरिया आलसी चूहों में स्थानांतरित किए। परिणाम स्वरूप आलसी चूहे भी अधिक सक्रिय हो गए। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि आंत से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं को अवरुद्ध करने पर चूहे निष्क्रिय हो गए। इसके उलट जब इन्हीं तंत्रिकाओं को सक्रिय किया गया तो आंतों में बैक्टीरिया की कमी वाले चूहों में भी व्यायाम की इच्छा बढ़ गई। हालांकि चूहों और मनुष्यों में भिन्नताएं हैं, लेकिन इस शोध ने ये समझने के नए रास्ते खोल दिए हैं कि कैसे आंतों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्यायाम करने की हमारी इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण, खासकर CO2 की बढ़ती मात्रा पृथ्वी के जलवायु संकट को और गंभीर बना रही है। वैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ उसको उपयोगी बनाने के लिए कई तरह के उपाय तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही एक समाधान है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उससे प्लास्टिक का निर्माण करना। हाल ही में खोजे गए इस समाधान पर ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानी जाने वाली साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवान जैव आधारित सामग्री में बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोफ्यूल एंड बायो प्रोडक्ट्स पत्रिका में प्रकाशित ये शोध टिकाऊ प्लास्टिक जैसे उत्पादों की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
शोधकर्ताओं ने साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करके सिट्रामोलेट नाम का एक यौगिक विकसित किया है, जिसका उपयोग फ्लेक्सीग्लास जैसे नवीकरणीय प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। टीम ने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट नामक तकनीक का उपयोग करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। ये जीव पारंपरिक कृषि संसाधनों जैसे चीनी या मक्का पर निर्भर किए बिना CO2 को मूल्यवान उत्पादों में बदल सकते हैं, जिससे ये औद्योगिक उपयोग के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनते हैं। हालांकि अब तक इनके धीमे विकास और सीमित क्षमता के कारण इनका बड़े पैमाने पर उपयोग चुनौतीपूर्ण था। शोधकर्ताओं ने साइनोबैक्टीरिया को सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग में उत्पन्न हो रही प्रमुख बाधाओं को दूर किया। साथ ही कार्बन को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को अनुकूलित करके इस तकनीक को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। शोधकर्ताओं ने साइनोबैक्टीरिया की एक प्रजाति का अध्ययन किया। शोध टीम ने प्रकाश की तीव्रता, CO2 की सांद्रता और पोषक तत्वों की उपलब्धता जैसे मापदंडों को अनुकूलित करके सिट्रामोलेट उत्पादन में सुधार किया। ये शोध केवल प्लास्टिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तकनीक का उपयोग जैव ईंधन से लेकर दवाओं तक के उत्पाद में किया जा सकता है। टीम ने अपने तरीकों को और रिफाइन करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन को और अधिक कुशल बनाने की योजना बनाई है। साथ ही वे अन्य मेटाबॉलिक मार्गों का अनुकूलन करके जैव आधारित उत्पादों की श्रेणी का विस्तार करने के लिए भी शोध कर रही हैं। लकड़ी या धातु काट कर उसे एक आकार देना आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद हम ये कला सीख पाते हैं, लेकिन आपकी इस कला को और निखारता है आपका साथी, आपका औजार। आज के हमारे आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में जानते हैं ऐसे ही एक औजार आरी के बारे में। आरी की कहानी जिसने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़े बड़े कारखानों या फिर कारपेंटर की दुकान, आप इन सभी जगहों पर आरी का इस्तेमाल देख सकते हैं, जहां इसका इस्तेमाल अलग अलग सामान बनाने के लिए किया जाता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्वचालित आरी का इस्तेमाल होने लगा है। मानव अपने द्वारा बनाए गए औजारों में समय के साथ संशोधन करता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज की शुरुआत। तो जानते हैं कैसे और कब हुई आरी की शुरुआत। सौ यानी आरी जो कठोर सामग्री जैसे पत्थर, हड्डी या धातु से बनाई गई और इसका उपयोग वस्तुओं को काटने के लिए होता है। इसका इतिहास पुरातन युग तक जाता है और जिसका सबसे पहला प्रमाण 60,000 से 10,000 साल ईसा पूर्व मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि पुरा पाषाण युग में फ्लिंट आरी का इस्तेमाल किया गया और नवपाषाण काल में पत्थर और हड्डी से बनी आरी का उपयोग होता था। शोधकर्ता मानते हैं कि धातु की आरी सबसे पहले लगभग 4,000 साल पहले बनाई गई, जो तांबे की होती थी। ये बड़े चाकू जैसे दिखती थी और इसके हैंडल लकड़ी या हड्डी के होते थे। लोहे के आविष्कार के बाद आरी अधिक टिकाऊ और तेज हो गई। कुछ संस्कृतियों ने ब्लेड को सख्त बनाने के लिए तकनीक विकसित की, जिससे आरी लंबे समय तक चलने लगी। चीनी माइथोलॉजी के अनुसार आरी का आविष्कार लू बन ने किया था और ग्रीक मिथकों में तालोस को इसका आविष्कारक माना जाता है। स्टील का उपयोग आरी बनाने में 1200 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। इसमें लोहे और कार्बन का संयोजन था जो आरी को अधिक मजबूत और तेज बनाता था। प्राचीन मिस्र में आरी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए होता था। मिस्र के स्मारकों और चित्रलिपियों में इसका उल्लेख मिलता है। रोम के लोगों ने 3री शताब्दी में हायरोपोलिस 100 मील का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल पत्थर काटने के लिए किया जाता था। मध्यकालीन यूरोप में लियोनार्डो दा विंची ने संगमरमर की आरी को डिजाइन किया। औद्योगिक क्रांति के बाद आरी अधिक उन्नत और कुशल हो गई। बेंजामिन कमिंस ने 1814 में अमेरिका में सर्कुलर आरे का पेटेंट लिया। आधुनिक आरे हाथ के साथ साथ बिजली से चलने वाले होते हैं। आरी एक ऐसा टूल है जो प्राचीन युग से लेकर आज तक अपने कई रूपों में विकसित होता रहा है। आज के समय में आरी या आरे का उपयोग निर्माण, फर्नीचर बनाने और उद्योग के कई क्षेत्रों में होता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा खबरों पर
साइंस एक्सप्रेस में। जूटेक्सा पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार टेम्पल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कैरिबियन द्वीप में छिपकलियों की 35 नई प्रजातियों की खोज की है। नई खोजी गई छिपकलियों की प्रजातियों में से एक छिपकली की प्रजाति गोल्डन आई जमैका के पास पाई गई है। वैज्ञानिकों ने रेड लिस्ट पद्धति का उपयोग कर पाई गई छिपकलियों को विलुप्त होने या अन्य नुकसान के खतरे में मौजूद प्रजातियों के अनुसार वर्गीकृत किया। उन्होंने पाया कि कैरेबियाई छिपकली प्रजातियों में से आधे से अधिक यानी 54% को विलुप्त होने का खतरा है। उनके द्वारा खोजी गई प्रजातियों में से 14 गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं जो खतरे की उच्चतम श्रेणी हैं, और उनके द्वारा खोजी गई प्रजातियों में से 3 पहले से ही विलुप्त हो सकती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांड में छिपे एक अद्भुत जल भंडार की पहचान की है जो 12 बिलियन लाइट ईयर से भी अधिक दूर स्थित एक क्वासर के चक्कर लगा रहा है। इस रिमोट लोकेशन में जल का भंडार बहुत अधिक है जो पृथ्वी के महासागरों के कुल जल से लगभग 140 ट्रिलियन गुना अधिक है। जल का ये अद्भुत भंडार एक अति विशाल ब्लैक होल के पास स्थित है जो हमारे सूर्य से लगभग 20 अरब गुना विशाल है। ये ब्लैक होल APM 08279+5255 नामक क्वासर से घिरा हुआ है जो 1000 खरब सूर्यों की जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार ये क्वासर ब्रह्मांड में सबसे दूरस्थ और सबसे बड़ा ज्ञात जल भंडार है। ये खोज दर्शाती है कि जब ब्रह्मांड युवा था तब भी पानी बना और ऐसे स्थानों पर एकत्रित हुआ जिनके बारे में हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष मिशन में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। कल यानी 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स को PSLV C60 से अंतरिक्ष में लॉन्च कर एक और कीर्तिमान हासिल किया। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास पहले से ही स्पेस डॉकिंग तकनीक है। स्पेडेक्स में 2 छोटे यान चेजर और टारगेट शामिल हैं। चेजर यान सटीक प्रक्रियाओं के साथ टारगेट यान से डॉक करेगा और ये प्रक्रिया लॉन्च के 10 से 15 दिनों में पूरी होगी। ये तकनीक चंद्रमा पर मानव मिशन, वहां से नमूने वापस लाने और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तकनीक का उपयोग उन मिशनों में भी किया जाएगा जहां एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करके सामान्य उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। स्पेस डॉकिंग तकनीक भारत के अंतरिक्ष अभियानों को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम नए साल में एक बार फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।